आज हम एसएससी सीएचएसएल से जुड़ा इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम पेपर 11 जुलाई 2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश से जुड़े जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं। आइए अब हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की मदद से सब्स्टिट्यूट कीजिए। ओके, सेंटेंस है Women in traditional costumes welcoming a foreign dignitaries, right? अब अगर आप इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा जो टॉपिक है टेंसेस उसकी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किसी भी टेंस के सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब ऑप्शंस में हमें दो चॉइसेस दी हुई हैं जिसमें कि फर्स्ट चॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं फॉर्म होगा क्योंकि ये ना ही तो कोई हैबिट है और ना ही कोई रूटीन है, राइट? तो जो वेलकम एंड वेलकम्स का जो ऑप्शन है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पास्ट की जो कि सी ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि विमेन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स वेलकम्ड द फॉरेन डिग्नेटरीज, कि विमेन ने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में जो फॉरेन डिग्नेटरीज थे उनको वेलकम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जो शब्द आपको दिया हुआ है इसका आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। वर्ड है कॉन्क्लूसिव। ओके, देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है जब हम किसी सिचुएशन का कुछ फाइनल रिजल्ट बना देते हैं और वो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ओके, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि इंडिया हैज़ प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन दोज नेगोशिएशंस। ओके, एंड इसके मैं कुछ और मीनिंग्स भी आपको बताना चाहूँगी डिसाइसिव के, जिसमें कि दूसरा इसका मीनिंग है कि एक ऐसी विक्ट्री, एक ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री जिसमें कि विनर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू लूजर, राइट? जैसे हम कह सकते हैं कि अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द बीजेपी पार्टी। नेक्स्ट इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी डिसीजन क्विकली और कॉन्फिडेंटली लेते हैं तो ऐसे डिसीजन को भी हम क्या कहते हैं, या ऐसी पर्सनालिटी को भी हम कहते हैं डिसाइसिव पर्सनालिटी। इसका एक एग्जांपल समझिए कि एज अ चेयरमैन ही वाज फर्म एंड डिसाइसिव। ओके, डिसाइसिव का एक और मतलब ये भी होता है कि जब हम बिना किसी डाउट या बिना किसी क्वेश्चन के कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं और जो कि ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होता है। ओके, इसका एग्जांपल्स हम समझें, जैसे डीएनए रिजल्ट्स वर डिसाइसिव इन प्रूविंग हिज इनोसेंस, राइट? आई होप डिसाइसिव के जो मैंने आपको काफ़ी मीनिंग्स बताए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है बी वो है एम्बिग्यूअस। देखिए, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डेफिनिट नहीं है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है और जाहिर सी बात है समझने में भी क्या होगी, मुश्किल होगी। तो ऐसे हम चीज़ों को, ऐसे कंसेप्ट्स को या ऐसे सेंटेंसेस को, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसे हम कहते हैं एम्बिग्यूअस। देखिए नेक्स्ट है अनडिनाएबल। अनडिनाएबल का मतलब होता है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि वो सर्टेनली क्या है, ट्रू है और करेक्ट है। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल हम क्या समझ सकते हैं कि हिज इंटीग्रिटी इज अनडिनाएबल। ओके, एंड क्लियर इसका मतलब तो आप सभी बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई भी चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी होना, समझ में आना, कोई भी डाउट ना होना। तो इन ऑप्शन को देखते हुए ये समझ आता है कि जो डिसाइसिव है, अनडिनाएबल है, क्लियर है, ये कहीं ना कहीं एक जैसा मतलब रखते हैं और इसमें हमसे कॉन्क्लूसिव का एंटोनियम पूछा गया है, वो होगा एम्बिग्यूअस।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है कि ये जो ब्लैंक आपको दिया है इसको मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड की हेल्प से हमें इसे फिलअप करना है। तो हमारा सेंटेंस है द होटल रूम डैश ऑफ ओडोर ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। तो सेंटेंस पढ़ के हमें सेंस समझ आ रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या बात होगी कि वो जो होटल रूम था वो जो लेफ्ट ओवर फूड है उसकी बदबू से भर गया होगा। ओके तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है रीक्ड का मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल को फील करना। ओके स्मोक का मतलब हम जानते हैं धुआं एक तरह से, एंड फ्लेवर्ड का मीनिंग भी आप जानते हैं कि कौन सा फ्लेवर है। ट्रेस्ड किसी चीज़ को ट्रेस करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। ओके तो इन चारों वर्ड्स के मीनिंग को देखते हुए हमें समझ आता है कि इसका जो आंसर है वो होगा रीक्ड, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर फूड था उसकी बदबू ने बहुत ही ऑब्वियसली वो अनप्लेजेंट स्मेल होगी जिसने कि पूरे रूम को फिल कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसमें हमको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है ताकि एक वेल ऑर्डर्ड पैराग्राफ बन सके। देखिए इसको करने का जो शॉर्टकट तरीका होता है वो ये है कि हम पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हमें कोई पेयर ऑप्शन में दिखाई दे जाता है हम तुरंत उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ओके जैसे हमारा देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है ए, उसमें कहता है कि वन पॉपुलेशन लिव्स इन द भिवंडी नेशनल पार्क इन युगांडा। ओके अब देखिए वन पॉपुलेशन लिव्स, ये हमारा हो सकता है बिगिनिंग सेंटेंस, लेकिन हम आगे और कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। देखिए बी सेंटेंस है आपका कि माउंटेन गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स ऑन द प्लैनेट, कि जो माउंटेन गोरिल्लाज हैं वो मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स हैं प्लैनेट पर। ओके ये भी हमारा बिगिनिंग सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट है कि ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन गोरिल्लाज रिमेन। तो अगर आप यहाँ देखें ये जो माउंटेन गोरिल्लाज हैं इनकी बात हमने ऑलरेडी बी में की है, तो बी और सी का हमारा एक पेयर बनेगा, राइट। तो बी सी का पेयर ऑप्शन ए में भी है और बी सी का जो पेयर है वो ऑप्शन डी में भी है। करेक्ट आंसर है वो या तो ए होगा या फिर डी होगा। आगे देखते हैं। अब ऑप्शन डी में कहता है कि द अदर ग्रुप लिव्स इन द विरुंगा माउंटेन्स। तो देखिए पहला ग्रुप वन पॉपुलेशन जो हमने ए में बोला है और उसके बाद जो अदर ग्रुप है वो है डी, तो ए और डी का पेयर बनेगा, राइट। ए एंड डी का पेयर बना हमारा। ए एंड डी का जो पेयर है वो सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज बी सी ए डी, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको इस गिवन वर्ड का एंटोनियम बताना है। वर्ड है हमारा रूटीन, है ना। रूटीन वर्ड तो आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि दिनचर्या, है ना, कि हमारा क्या प्लान है, क्या हमारा शेड्यूल है, उसको हम क्या कहते हैं, रूटीन कहते हैं। तो देखिए रेगुलर का भी वही सेंस बनता है कि किसी चीज़ में हम जो फ्रीक्वेंसी है मेंटेन करें, रोज़ किसी चीज़ को बार बार करना। एक्सेप्टेड का मतलब भी कहीं ना कहीं रेगुलर से ही हो रहा है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। थर्ड जो ऑप्शन है वो है डिफरेंट एंड जो डी ऑप्शन है वो है नॉर्मल। ओके तो जो रेगुलर, एक्सेप्टेड, नॉर्मल है ये कहीं ना कहीं सेम सेंस दे रहे हैं, मगर यहाँ पर जो वर्ड है डिफरेंट है कि कोई चीज़ हटके करना, अपने रूटीन से हटके करना। तो इसलिए यहाँ पर रूटीन का जो एंटोनियम है वो होगा डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसका आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। सेंटेंस है द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। ओके तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट में क्या होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है और जो सुनने वाला व्यक्ति है वो आमने सामने होते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम उनकी बात जब किसी और व्यक्ति को बताते हैं, जब कोई थर्ड पर्सन उस व्यक्ति की बातें किसी और को बताता है तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बॉस ने एम्प्लॉय से कहा कि वो खुश होगा यदि वो जो एम्प्लॉय है उसका वो प्रोजेक्ट शाम तक पूरा कर दे। तो जब हम इसको किसी तीसरे व्यक्ति को
बताएंगे तो हम इसी तरह से बताएंगे ना कि बॉस ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि वो खुश होगा अगर वो उस प्रोजेक्ट को शाम तक कंप्लीट कर देता है, राइट। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाते हुए एक तो हमें प्रोनाउन का ध्यान करना होता है, दूसरा इसमें क्या करते हैं कि सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो चारों ही सेंटेंसेस में सेड टू को तो टोल्ड में कन्वर्ट किया गया है, तो चारों में हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे फिलहाल तो। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जो विल बी है वो वुड बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए बी सी तीनों में ही वुड बी है। यहाँ पर भी हमारी थोड़ी सी मुश्किल आसान ये हुई है कि डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ओके, एंड जो फिनिश है वो क्योंकि प्रेजेंट में है उसको भी पास्ट में कर देते हैं, तो फिनिश का पास्ट बनेगा फिनिश्ड। ओके, और ऐसा हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। बाकी उसमें फर्स्ट में ही विल फिनिश, बी में ही फिनिशेस, जो कि दोनों ही हमारे इनकरेक्ट हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। देखिए ये तरीका होता है एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी इसको मैं अगर डिटेल में आपको बताऊं तो क्या होगा, आई का बन जाएगा ही, कि ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिश्ड दिस का हमारा क्या बन जाता है इनडायरेक्ट में दैट, इफ ही फिनिश्ड दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस है एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशंस। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस है मॉडल से जुड़ा हुआ। इसमें क्या करते हैं कि मॉडल्स के साथ साथ बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे। क्या है सेंटेंस, एवरीबॉडी शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशंस। तो यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैफिक रेगुलेशंस, जिसको हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना होगा। तो ट्रैफिक रेगुलेशंस शुड बी, एंड अभी मैंने बताया थर्ड फॉर्म ओबेड बाय एवरीवन। तो ये जो रूल है ये हमारा ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारा रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपको 4 जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है ताकि वो एक पैराग्राफ बना सके। देखिए पहला सेंटेंस है जो ए है, इन फैक्ट देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स नाउ। बी में बोलता है कि दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो दे है ये किसी के लिए यूज हुआ है, किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, और किसी भी ऑप्शन से बी से कोई भी जो सीक्वेंस है स्टार्ट नहीं हो रहा है। सी सेंटेंस में बोलता है कि मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विद न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स। अब फॉर दीज यूजर्स ये भी हमें नहीं पता है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा और ऑप्शन में भी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। और डी सेंटेंस है देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे, कि इंडिया में आज बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो देखिए अगर हमारा सेंटेंस जो है डी है तो उससे जुड़ा अगला सेंटेंस क्या होगा। उन्होंने बोला है कि भाई बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन है भारत में, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री। अब ये जो इन द कंट्री है ये किसके लिए यूज हुआ है, इंडिया के लिए, और यहाँ पर ये जो दे हैव बीन है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये हुआ है मोबाइल फोन्स के लिए, राइट। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, डी बी। तो हमारा पहला सेंटेंस डी, फिर क्या हुआ बी, फिर होगा ए, इनफैक्ट देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स नाउ, और उसके बाद मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विद न्यू फीचर्स फॉर दिस यूजर्स, कि मोबाइल जो कंपनीज है वो रेगुलरली नए नए फीचर्स अपने फोन में लेकर आ रही हैं इन यूजर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट्स एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। ठीक है, अब देखिए आई विल स्टॉप, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है।
उसके बाद है टू रिफ्रेशमेंट, चलिए होल्ड पर रखते हैं इसको। सी ऑप्शन है एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट, इसमें भी कोई एरर नहीं है। और ऑन द हाईवे, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दिक्कत तो पता चलती है कि बी में हो सकती है, और बी में क्या है, टू रिफ्रेशमेंट नहीं होगा, क्या होगा, आई विल स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट्स एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन वर्ड का सिनोनियम बताना है। जो वर्ड है वो दिया हुआ है मैनुअल। देखिए मैनुअल क्या होता है कि मैनुअल होता है जब आप कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं तो उसमें एक बुकलेट आपको दी जाती है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। एंड हैंडबुक भी वही चीज़ होती है। डिक्शनरी का मतलब आप जानते हैं शब्दकोश, जिसमें कि हम शब्दों को ढूंढ सकते हैं। मे बी हिंदी से इंग्लिश की डिक्शनरी हो या इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी हो, कोई मतलब लैंग्वेज की डिक्शनरी हो सकती है। डायरेक्टरी में आपको पता है जैसे मोबाइल डायरेक्टरी, जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकली या किसी ऑर्डर में हमारे फ़ोन नंबर सेव हैं। थिसॉरस का मतलब भी आप जानते हैं कि किसी वर्ड, कोई वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कैसे कैसे वो फिर चेंज हुआ, फिर हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल्स हमारे थिसॉरस में होती हैं। तो मैनुअल का सिनोनियम क्या हुआ, हैंडबुक। क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन आपको गिवन वर्ड का सिनोनियम बताना है। वर्ड है क्लाइमेक्स। देखिए क्लाइमेक्स आप जानते हैं मूवीज में तो बहुत यूज होता है और सीरियल्स में भी काफी यूज होता है कि भाई इसका क्लाइमेक्स क्या रहेगा, मतलब इसका फाइनली इसका क्या होगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी प्रोसेस या फिर किसी सिचुएशन का फाइनल रिजल्ट। तो देखिए हमें पहले ही ऑप्शन पढ़ के क्लाइमेक्स का सिनोनिम पता चल गया है, मगर हम बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग समझ लेते हैं। और कल्मिनेशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। विनिंग फर्स्ट प्राइज वॉज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, है ना, कि जो उसको फर्स्ट प्राइज मिला है वो किसका कल्मिनेशन था, किसका फाइनल रिजल्ट था, जो उसने सालों तक प्रैक्टिस और हार्ड वर्क की, उसका रिजल्ट था। ऑप्शन बी है प्रीफेस। देखिए प्रीफेस का मतलब होता है किसी बुक या फिर किसी स्पीच का इंट्रोडक्शन, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि इन हिज प्रीफेस द ऑथर सेज दैट ही टुक 8 years टू राइट द बुक, है ना, कि प्रीफेस में उसने बताया कि उसने 8 साल लिए बुक को लिखने में। नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बुक के स्टार्टिंग में एक छोटा सा राइटिंग लिखते हैं जो कि उस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोलॉग, कि द एसे प्रोवाइड्स अ प्रोलॉग टू द बुक। एंड जो डी ऑप्शन है एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है कि किसी नॉवल या लॉन्ग पोयम या फिर कोई राइटिंग है उसके एंड में जब हम कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिलॉग। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है कि अंडरलाइंड जो ईडियम है उसका मीनिंग आपको बताना है। सेंटेंस है शी हैज़ अ गुड जॉब एंड अ हैप्पी फैमिली। शी हैज़ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब होता है ऑल द एडवांटेजेस। तो इसका जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो अंडरलाइन पार्ट है आपको उसको करेक्ट ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करना है, और यदि आपको लगता है कि नहीं ये एकदम ठीक है तो फिर हम ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेंटेंस है विद ईच पासिंग डे ही वॉज गोइंग इन मोर ट्रबल। ओके, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए ही है सिंगुलर तो वर नहीं होगा और ना ही आर होगा, है ना, और वॉज गोइंग नहीं होता, क्या होता है, ही वॉज गेटिंग इनटू। ट्रबल में हम गेटिंग इनटू यूज करते हैं, ये फ्रेज होती है ना, तो क्या बनेगा, ही वॉज गेटिंग इनटू मोर ट्रबल। अब 14th क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं इनके प्लेस पर एक मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा जो फ्रेज है वो क्या है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। तो देखिए जब पीपल जो हैं एक ही समय पर रहते हैं ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं हम कंटेम्परेरीज, राइट। इसका एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं, किंग बिम्बिसार एंड हिज सन अजात शत्रु वर कंटेम्परेरीज ऑफ बुद्धा एंड महावीर। ऑप्शन बी है कॉस्मोपॉलिटन्स। देखिए कॉस्मोपॉलिटन का
मतलब पहला ये होता है कोई ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी जगह जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिल सकता है ना, ऐसा प्लेस। या फिर हम ये व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ जाकर रहा है, तो आपने देखा होगा कि उसमें उन कल्चर के, उन कंट्रीज के जो खास खास गुण होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप क्या कह सकते हैं कि ही इज अ कॉस्मोपॉलिटन पर्सन। या इसका, या फिर इससे रिलेटेड जुड़ा अगर हम थोड़ा सा और अच्छा सेंटेंस देखना चाहें तो वो क्या हो सकता है कि मॉडर्न प्रोग्रेसिव पीपल विद अ ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक। अब है कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है कि जब कॉमरेड्स का इन जनरल मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रेंड, एसोसिएट या कंपेनियन। और कॉमरेड्स का जो खासकर यूज़ किया जाता है वो तब यूज़ किया जाता है जबकि कोई मिलिट्री एक्टिविटी या गलत एक्टिविटी करने में यदि कोई किसी की मदद करे तो हम उसे कहते हैं कि वो जो व्यक्ति जो हेल्प कर रहा है वो दूसरे बंदे का कॉमरेड था, है ना। जैसे कि मैनी ऑफ हिज कॉमरेड्स वर किल्ड इन द बैटल। एंड फ्रेंड्स का मतलब तो आप जानते हैं, दोस्त, मित्र। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से हमें अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है। सेंटेंस है, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। तो देखिए, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट का मतलब होता है कि मैं इस प्रॉब्लम के साथ तब डील करूंगा जब बहुत ही आवश्यकता होगी, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? डील विथ समथिंग only when necessary। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 4 स्पेलिंग दी हुई हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो जो फर्स्ट हमारी स्पेलिंग है काउंटरफीट, तो हमें पहली ही स्पेलिंग करेक्ट मिल गई है जो कि है काउंटरफेट। देखिए, काउंटरफेट बैंक नोट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या टिकट्स वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ें जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इलीगल कॉपीज़ बनाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटरफेट कहते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल ये हो सकते हैं जैसे काउंटरफेट ज्वेलरी या फिर काउंटरफेट पासपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है और हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो क्या है? वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एफिशिएंटली यूज कर सके। देखिए, ये वाला जो फ्रेज है मैंने वोकैबुलरी जब पढ़ाई थी तब भी ये समझाया था। देखिए, इसका आंसर होगा एम्बीडेक्स्टरस। अगर आप ये वर्ड्स को लॉजिकली समझना चाहते हैं तो आप मेरी वोकैबुलरी वाली वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट है आपका द क्राइसिस वुड डैश डैमेज देयर रेपुटेशन। तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट वर्ड की हेल्प से इस ब्लैंक को फिल करना है। जो क्राइसिस है वो क्या करेगा? फर्दर और आगे उनकी रेपुटेशन को डैमेज करेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, फर्दर। नेक्स्ट है आपको 4 स्पेलिंग्स दी हुई हैं जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए, फर्स्ट स्पेलिंग अगर ध्यान से देखेंगे आप, वो भी करेक्ट नहीं है, ना ही बी ना ही सी। करेक्ट स्पेलिंग है डी, एक्विजिशन। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्विजिशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, है ना, किसी भी तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्विजिशन। जैसे द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर हम यूँ कहें ही वाज शोइंग ऑफ हिज लेटेस्ट एक्विजिशन अ न्यू कंप्यूटर गेम। उसका नया एक्विजिशन क्या था? जो उसने नया कंप्यूटर गेम लिया और वो उसको दिखा रहा था। अब आपको 20th सेंटेंस में क्या बताना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ़ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। कि हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन कब? जब हम मिलकर काम करें, राइट। तो वर्क कलेक्टिवली, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड आवर नेशन कैन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। एंड डी ऑप्शन अगर हम देखें, मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आप ऑप्शन सी को देखिए, बट इफ़ वी ऑल, तो बट इफ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? इफ। कि आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, यदि हम सब मिलकर काम करते हैं।
अब ये जो आपको लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या करना है, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, उसमें आपको कुछ ब्लैंक्स दिए होंगे जिन्हें आपको सुटेबल वर्ड्स की हेल्प से भरना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं क्लोज टेस्ट, राइट। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि हम फटाफट उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं एंड उसका सेंस समझने की कोशिश करते हैं, कि उसकी थीम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बात किस बारे में हो रही है, एंड उसी के मुताबिक हम जो ऑप्शंस है उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। आइए हम अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं। रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर with dangerous levels of antibiotics to a recent study। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आइडिया लगता है कि ये बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड में रिवर्स हैं उनमें डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स बढ़ चुका है, इस तरह की कुछ बात हो रही है। नेक्स्ट है concentration of antibiotics in some waterways dash safety levels by 300 times। कि ये जो एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेंट्रेशन है कुछ वाटरवेज में, वो भी सेफ्टी लेवल से 300 गुना बढ़ गया है। रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल डैश यूज एंटीबायोटिक्स इन रिवर्स फ्लोइंग 72 कंट्रीज। कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जो यूज़ होने वाले डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं उनको देखा, उनको समझा, और ये 72 कंट्रीज में हुआ। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया लगता है कि यहाँ पर जो रिवर्स में होने वाला पॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर डैश विद डेंजरस लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हैं इन्फेक्टेड, कॉन्टेमिनेटेड, फाउल्ड एंड टेंटेड। देखिए, यहाँ पर आप जब इस तरह का सेंस होता है तो इसमें हम यूज करते हैं कॉन्टेमिनेटेड, कि पानी को विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉन्टेमिनेटेड किया जाता है, ओके, इन्फेक्टेड नहीं किया जाता। एंड फाउल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट। यूजुअली जो बाथरूम वगैरह में बहुत गंदी स्मेल आती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि दोज टॉयलेट्स स्मेल फाउल, या फिर आप इसका ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारा बहुत मतलब ख़राब सिचुएशन के लिए, कि मेरा दिन बड़ा ख़राब गया, फाउल रहा है ना, जैसे इंग्लिश में हम कुछ एग्जांपल समझे कि आई हैव हैड अ फाउल डे एट वर्क, राइट। या फिर वाई आर यू इन सच अ फाउल मूड दिस मॉर्निंग, या व्हाट अ फाउल वेदर। तो ये सब मीनिंग हमें किसके बताते हैं, फाउल के बताते हैं। अब अच्छा, फाउल का एक और मतलब होता है कि जब कोई ऐसी स्पीच जो कि ऑफेंसिव है, र्यूड है, शॉकिंग है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फाउल का यूज करते हैं, ओके। जैसे कि फाउल स्पीच इज ऑफेंसिव, र्यूड और शॉकिंग। एग्जाम्पल, देयर इज टू मच फाउल लैंग्वेजेस ऑन टीवी दीज डेज। और फाउल का एक तो यूज आप बचपन से देख रहे होंगे, जब हम खेला करते थे, नहीं यार तूने तो फाउल कर दिया है ना। तो मतलब क्या है कि आप जो स्पोर्ट्स के रूल्स हैं उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फाउल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंग्लिश मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, एक्सेप्शन से भरी हुई। देखिए, अगर नदी में ऑयल चला जाए, ऑयल बिखर जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे फिर हम कहते हैं फाउल्ड, राइट। जैसे कि द ऑयल स्पिल फाउल्ड द रिवर एंड डिस्ट्रॉयड हैबिटेट्स, राइट। तो मतलब अगर देखिए ऑयल जाएगा तो फाउल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके एंटीबायोटिक्स जाएंगे तो रिवर्स का पानी कॉन्टैमिनेटेड हो जाएगा, ओके। अब जो डी ऑप्शन है वो है टेंटेड। देखिए, टेंटेड का भी मतलब क्या होता है, टेंटेड का भी मतलब होता है स्पॉइल करना, या फिर क्वालिटी में डैमेज कर देना, या किसी की टेस्ट और वैल्यू को ख़राब कर देना। लेकिन हम इसका यूज़ डिफरेंट सेंस में करते हैं, जैसे कि टेंटेड सी फूड्स, या फिर टेंटेड इलेक्शन रिजल्ट्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर रिवर्स जो हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से जो रिवर्स का पानी है वो क्या हुआ है, कॉन्टैमिनेटेड हुआ है। अभी नेक्स्ट है आपका विद डेंजरस लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स डैश टू अ रिसेंट स्टडी। जो क्वेश्चन 2 है उसके लिए आपके पास चॉइसेस हैं कंसिस्टेंट, अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड, कंफर्मिंग। तो अक्सर ऐसा होता है ना, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग। फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम वाटरवेज
डैश सेफ्टी लेवल्स बाय 300 टाइम्स। तो इसके लिए हमारे पास चॉइसेस हैं आउटग्रोज, एक्सीड्स, एक्सेल्स, आउट पेसेस। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेंट्रेशन है वाटरवेज में वो एक्सीड हो गया है, कितना, 300 गुना। फिर है रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल डैश यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर्स फ्लोइंग। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, अनयूजुअली, बैडली, कॉमनली, लाइकली। तो यहां पर होगा कॉमनली कि रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स, जो कि कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज हुए हैं। और ये जो रिवर है ये फ्लो कर रही है किसका, देखो रिवर यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज होगा, जो रिवर है वो उन 72 कंट्रीज से फ्लो हुई है। तो ऐसे में हम प्रपोजिशन थ्रो का यूज करते हैं। तो क्या होगा, यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू 72 कंट्रीज, राइट। आई होप आपको ये इंग्लिश सेक्शन जो कि CHSL से जुड़ा हुआ है समझ आया होगा। और यदि आप इसी तरह से और भी एग्जाम्स में आने वाले इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन समझना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एक सीधी सादी और सरल भाषा में इंग्लिश से जुड़े कंसेप्ट्स को समझ सके और इंग्लिश जो कि एग्जाम पेपर में आती है उसके सॉल्यूशन को कंसेप्चुअली जान सकें कि इसका यही सॉल्यूशन क्यों है। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप टू सी यू अगेन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।